नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पर दी ललन टॉप की खास पेशकश रखवाले। 24 अगस्त को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर बातचीत विफल रहती है तो चीन से निपटने के लिए भारत के पास मिलिट्री ऑप्शंस या सैन्य विकल्प भी हैं। क्या रावत युद्ध की बात कर रहे थे या फिर ये चीन को एक चेतावनी थी कि उसकी गुंडागर्दी का जवाब ताकत से भी दिया जा सकता है? युद्ध की चेतावनियों ने इतिहास में युद्ध की संभावनाओं को टाला भी है और हजारों जानें बचाई भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस चीन को किसी से फर्क नहीं पड़ता वो इस तरह के संकेतों को किस तरह से लेगा। हम ये कहने के आदी हैं कि 1962 का भारत ये नहीं है, लेकिन 1962 का तो चीन भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि 2020 में इन दो बड़ी शक्तियों के बीच वो कौन से सैन्य विकल्प हो सकते हैं जिनके तहत ये सारी बातचीत, ये पूरा मुद्दा सुलझाया जा सकता है और जिनके तरफ सीडीएस संकेत कर रहे थे। इस जरूरी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे हमेशा के दो साथी, रक्षा विशेषज्ञ संदीप पुनिथन और शिवरू। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। थैंक यू। शिव, संदीप, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी 3 सुर्खियां अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं जिनके ऊपर हम छोटे छोटे कमेंट्स आपके लेंगे। पहली सुर्खी फिर 24 अगस्त से ही है। 24 अगस्त को सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सेनाध्यक्ष के सराहना पत्र से सम्मानित किया। एनएसजी आपने खूब सुना है, लेकिन ये एसएजी क्या होता है और सेनाध्यक्ष अपनी यूनिट्स को यानी कि आर्मी की यूनिट्स को जिस सेनाध्यक्ष की प्रशंसा पत्र से सम्मानित करते हैं वो एनएसजी को क्यों नहीं मिला, इसका फर्क आपको बताया जाएगा। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। परेशान करने वाली बात है, वहां पे उग्रवादियों ने अब बॉडी कैम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। विदेशों में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन भारत के लिए ये थोड़ी नई बात है। क्या ये घाटी में नए साइकॉप्स की शुरुआत है, इस पर बात करेंगे। तीसरी और आखिरी सुर्खी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई है। देश भर में पहली डीआरडीओ की 52 लैब्स के ओवरहॉल के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर होंगे। इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे और 45 दिन में ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्री आउटरीच वेबिनार को भी संबोधित किया। जोर रहा विदेशी रक्षा निर्माताओं को भारत में आकर काम करने के लिए लुभाने पर। इससे कितना फर्क पड़ेगा, इस बारे में भी रखवाले में बात होने वाली है। संदीप, शुरुआत आपसे हम करना चाहते हैं। एनएसजी के 51 एसएजी को साइटेशन नहीं मिला है, एप्रिसिएशन मिला है। टीम रखवाले उनको कंग्रेचुलेट करती है पूरे देश की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी। मैं 2 बातें समझना चाहता हूं। पहले बहुत सारे लोग ये जानते हैं एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज उन्होंने देखा है, लेकिन ये एसएजी क्या होता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है एनएसजी में? निखिल, एनएसजी के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक जो है स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसकी आपने बात की है, उसके 2 और टुकड़े हैं। 51 एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप जो फोकस करती है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे, और दूसरी जो है 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है जो काउंटर हाईजैकिंग में स्पेशलाइज करती है। दोनों इधर दिल्ली में ही लोकेटेड है, मतलब गुड़गांव और मानेसर में लोकेटेड है। और ये 2 जो है दे आर ऑल आर्मी यूनिट्स। एनएसजी जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन की तरह से उसको ये इस्टेब्लिश किया था 1984 में, 36 साल पहले। इसकी जो हेड है, डायरेक्टर जनरल है, हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर ही रहते हैं। इसको इसी वजह से कि वो इसे एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एक आकार देने के लिए उन्होंने इसको क्रिएट किया कि अंडर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल अंडर द सिविल, अंडर द पुलिस, अंडर द होम मिनिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी की जो ये सारा जो जिम्मा होगा इनके ऊपर होगा। और ये इसकी स्थापना हुई ये 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत एक्सेसिव फोर्स का यूज किया गया, गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान पहुंचा और सिख कम्युनिटी में भी काफी इससे बहुत निराशा फैली। और इस ऑपरेशन की लेसन्स को लेके सरकार ने एक खास एनएसजी का गठन किया और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जो एक स्पेशल रेंजर ग्रुप में शामिल होते हैं। वो अलग है, स्पेशल रेंजर ग्रुप अलग है और स्पेशल एक्शन ग्रुप अलग है। दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लेकिन अलग अलग हिस्से हैं। तो ये जो है जैसे मैंने कहा एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर आते हैं जो डायरेक्टर जनरल एनएसजी है। तो ये डायरेक्टली आर्मी चीफ के अंडर नहीं आते। तो ये आर्मी चीफ की जो यूनिट साइटेशन है, एक यूनिट का सबसे बड़ा जो है इट्स अ एस्पिरेशनल थिंग फॉर देम, एक यूनिट साइटेशन की जो बात करते हैं। तो 36 साल से यही डिबेट चल रही थी कि
एनएसजी को कैसे यूनिट साइटेशन दे, 51 एसएजी और 52 एसएजी को कैसे यूनिट साइटेशन दे, क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर्स हैं लेकिन डेप्यूटेशन पे है, ये आर्मी चीफ के डायरेक्टली अंडर नहीं आते। इसीलिए इसी वजह से उन्होंने प्रशंसा के बजाय उनको सराहना पत्र दिया है, जो नेक्स्ट लेवल का है, जो यूनिट अप्रिसिएशन की जो बात करते हैं। तो सेना अध्यक्ष का अप्रिसिएशन मिला है उनको। इट इज थोड़ा 19-20 का फर्क है दोनों में। यूनिट साइटेशन जो जैसे मैं कह रहा था, इट्स द हाईएस्ट दैट एनी आर्मी यूनिट कैन एस्पायर टू। तो इतने 36 साल में आज तक उनको ठीक से पता नहीं, क्योंकि इट इज एक त्रिशंकु ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ना इधर ना उधर। मतलब आर्मी की आर्मी यूनिट है, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर ये डेपुटेशन पे है। तो एक यूनिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि देखिए हम उनको अप्रिसिएशन देंगे, और काफी साल से वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे उसको बाईपास किए। तो फिर इसकी जो सिमेंटिक्स है, जैसे प्रशंसा हो या सराहना हो, ये सारा बहुत डिबेट किया उन्होंने, फाइनली इस पे आ गए। और हाल ही में सेना अध्यक्ष ने उनको ये साइटेशन दिया, अप्रिसिएशन दिया, यूनिट अप्रिसिएशन दिया, जो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू संदीप, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा आपकी बात से ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया, थोड़ा डाइग्रेस करने, थोड़े समय की कीमत पर हम चाहते हैं। आपने काफी फॉलो किया है, मैं आपकी कुछ पुरानी रिपोर्ट्स भी देख रहा था एनएसजी पे। 2008 के बाद से आपने जो उस पर काम किया है और जो चेंजेस सजेस्ट किए गए थे इन आफ्टरमैथ ऑफ 2008, 2020 आ गया है और उनको अब एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी मिल गया है। जो इश्यूज हमने फ्लैग किए थे 2008 में, वहां से एनएसजी अभी कहां पहुंच गई है, कितना सुधार हुआ है? निखिल, जो उन्होंने किया 2026-11 के बाद के ऑपरेशन के बाद, कि हर शहर में उन्होंने फैला दिया एनएसजी को। जस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे अहमदाबाद हो या बेंगलुरु हो या मुंबई हो या हैदराबाद, कोलकाता, सभी जगह उन्होंने एनएसजी हब्स क्रिएट किए। ये एक्चुअली मेरा मानना है कि इससे जो एनएसजी की जो एलीट नेचर है उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया उन्होंने। एनएसजी जो है पहले से, अगर आप दुनिया के किसी भी एलीट ऑर्गेनाइजेशन को देखें, टायर 1 ऑर्गेनाइजेशन को देखें, बहुत ही कम सोल्जर्स होते हैं, हाईली ट्रेन्ड होते हैं, हाईली इक्विप्ड, हाईली स्किल्ड हैं, और बहुत कम नंबर्स में होते हैं। और लेकिन इन्होंने अब 26-11 के बाद इतने ज्यादा, मतलब 12-14 हजार एनएसजी कमांडोज बना दे, हर जगह उन्होंने हब क्रिएट किए, एक तरह का एक मिसमैच्ड ऑर्गेनाइजेशन किया। जो कि ये जो काम है एक्चुअली ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एनएसजी कर रही है सेंटर से। मतलब जो स्वॉट यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर का यही कॉन्सेप्ट है। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट्स जो है लोकल पुलिस के अंडर आती है ये, और ये काउंटर टेररिस्ट या अर्बन सीजेस, इस तरह के ऑपरेशंस में ये बहुत ही प्रोफिशिएंट है। तो इस तरह का एक्चुअली वहाँ एनएसजी एक उनके जो बड़े विशेषज्ञ थे एनएसजी के, वो उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश किया था सरकार को कि एनएसजी को सिर्फ आप एक ट्रेनिंग यूनिट की तरह रखिए, जो सारे ट्रेनर्स को ट्रेन करती है दिल्ली में। मतलब सभी बाकी सभी पुलिस वालों को वो ट्रेन करके अपने अपने कमांडो यूनिट्स वो फॉर्म करेगी। तो लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम इसको ऑर्गेनाइजेशन को फैला के हर जगह हब्स क्रिएट कर देंगे, और इससे मतलब काफी इसका ये जो कैरेक्टर है एनएसजी का, जो एलीट कैरेक्टर, वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, मेरा वही मानना है। ठीक है, थैंक यू संदीप। शिव, अगली सुर्खी के लिए हम आपके पास आना चाहते हैं। साइकॉप्स इन जेएनके, मिलिटेंट्स ने अब बॉडी कैम्स इस्तेमाल करना शुरू किया है। एक आउटफिट भी है जिसने एक फुटेज रिलीज किया, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आके कहा कि हमने उस फुटेज को स्टडी किया है, जो मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इंक्लूडिंग द मिलिटेंट जो आपको फुटेज में दिखता है। ये पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के मिलिटेंट्स इस तरह की प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स अपनाते हैं। इंडिया में ये बहुत ही नया है या बहुत ही कम हुआ है? आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? निखिल, ये इतना भी नया नहीं है। अगर आप कुछ ही साल पहले की बात देखेंगे तो बुरहान वानी का जो फैक्शन था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके पहले कुछ और आतंकवादियों के फैक्शंस के एक्टिविटीज अगर आप स्टडी करोगे तो ये बिल्कुल साबित होता है कि सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, प्रोपेगेंडा, इमेजरी, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत होता था।
और ऐसे ग्रुप्स के जो एम्बेडेड यूनिट्स हुआ करते हैं, जो प्रोपेगेंडा विंग्स होते हैं। एक लेवल पे अगर आप देखोगे तो आईसिस है, जहां पे बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी प्रोपेगेंडा होता है, वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स, जो एक्सिक्यूशन के वीडियोस जो फैलाते हैं व्हाट्सएप पे, लाइन पे, ऐसे एप्स पे, वो एक लेवल का प्रोपेगेंडा होता है। दूसरा लेवल का प्रोपेगेंडा है जैसे लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जो करते हैं कश्मीर में भी, जहां पे इमेजेस, फोटोग्राफ्स जो हैं, वीडियो क्लिप्स, छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा, और संदीप ने, मैंने भी कवर भी किया था, एक बहुत मशहूर एक फोटो है जो एक एप्पल ऑर्चर्ड में लिया गया था। बहुत सारे आतंकवादी बैठे हुए हैं, एक ग्रुप फोटो जैसा। और वो वाला फोटो बहुत वायरल हो गया था जब वो पहले पब्लिक में आया था। और वो सिर्फ एक ही फोटो था, उसके पीछे बहुत वीडियो क्लिप्स भी थे जो बाद में आए थे। और फोन्स का इस्तेमाल, गोप्रो कैमरास का इस्तेमाल, और अब जैसे आप बता रहे हैं कि बॉडी कैम का इस्तेमाल बहुत आगे हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेररिस्ट को पता है कि उनके लिए रिक्रूटमेंट एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर वो अपना जो ट्रेनिंग है, जो लाइफस्टाइल है, जो डेंजरस का, लिविंग ऑन द एज टाइप लाइफस्टाइल जो है, अगर वो यूथ को प्रोजेक्ट करेंगे और अगर वो डिपिक्ट कर सकते हैं एक रियलिस्टिक मैनर में, तो उनका जो रिक्रूटमेंट का जो कार्य होता है वो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। और उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैमरा तो है ही, सबके पास एक स्मार्टफोन होता है। अब तो सबसे सस्ता स्मार्टफोन HD वीडियो शूट करता है। गोप्रो कैमरा इतना भी महंगा नहीं है, महंगा है बट इतना भी महंगा नहीं है। और बॉडी कैम का क्या है, बॉडी कैम है एक HD कैमरा अपने सूट में लगा के जो आप कर रहे हो वो दिखा रहा है, एक रियलिस्टिक तौर पर रिकॉर्ड करता है। तो और छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग करके एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाना भी एक हाईटेक चीज नहीं है आजकल, है ना। तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ निखिल। ये तो होता जाएगा। एक एक्सटेंडेड डिबेट है कि टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज्ड बाय मिलिटेंट्स एंड टेरर ग्रुप्स, बट ये तो होगा ही, ये तो कोई नहीं रोक सकता है। शेफ, दरअसल मतलब सवाल की मेरे ये वजह थी कि वैली में रिक्रूटमेंट मिलिटेंट्स का आज नहीं हो रहा है, वो जब से मिलिटेंसी वहां पे पीक पे पहुंची है तब से कर रहे हैं, और जब फोन्स नहीं थे वो तभी भी करते थे। और ये बहुत लंबा टाइम अब हो गया है हमको ये सुनते हुए कि मिलिटेंट्स कितने हैं, 200-250, लेकिन ये 200-250 के नीचे हम कभी भी नहीं आते हैं। जब ऑफलाइन रिक्रूटमेंट होता था सो टू स्पीक तभी भी, और अब ऑनलाइन हो गया है तभी भी। तो क्या इससे बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिली है मिलिटेंट्स को अपने काम में, या क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम ज्यादा मुश्किल हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। और इसी के वजह से जब भी आप देखते हो, जब भी एक ऑपरेशन होता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। इसका दो वजह है। एक तो मोबिलाइजेशन जो है, इंटरनेट के थ्रू जो रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, जो भी बोलो, स्टोन पेल्टर्स हो या अर्ली इन्फॉर्मर्स हो या बैकअप टेररिस्ट सपोर्ट हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, वो बहुत रैपिडली होता है। और ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पे कम्युनिकेशंस होता है। इसलिए जब भी आप देखोगे ऑपरेशन होता है तो इंटरनेट वहां पे बंद हो जाता है। वो एक चीज है। आपका सवाल ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जो ऑफलाइन जो एक्शंस है सेना और फोर्सेस के कश्मीर में, इसको थोड़ा इरोड कर गया है ये वाला एंगल, जहां पे अगर आप ऑफलाइन रिक्रूटमेंट एफर्ट्स के को इम्पैक्ट किया है, रोका है, तोड़ा है, वहां पे ऑफलाइन रिक्रूटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक मीटिंग्स या थ्रेटनिंग ऑफ फैमिलीज, जो भी है, स्कूल में जाके धमकी देना, ये सब खतरनाक चीज है आजकल, क्योंकि बहुत सेना है वहां पे, बहुत फोर्सेस है। लेकिन अगर आप फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, वायरल वीडियोस के थ्रू फैलाओगे, तो जो युवा लोग आप खोज रहे हो वो आपके पास खुद आएंगे। जो ऑलरेडी डिसएन्चांटेड लोग हैं वो आप खुद आके रिक्रूटमेंट के लिए बात करेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही
बहुत ही कठिन मसला है। ये एक सिचुएशन है जो आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते हो निखिल, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ता जा रहा है। अभी तो इंटरनेट का इस्तेमाल विदाउट डेटा कनेक्शन का बात हो रही है। जी हाँ। है ना? तो जो भी आप करो, जो रुकावट डालोगे डेटा पे, उस पे एक न एक नया ऐप आएगा, एक न एक नया डेटा चैनल या बैंडविड्थ आएगा, तो इसको नहीं रोक सकते हो। ठीक है। संदीप, अगली सुर्खी के लिए हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। अनदर कमिटी फॉर डीआरडीओ रिहॉल। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात शुरू करें। जो 2008 में पी रामाराव कमेटी बनी थी, वो भी डीआरडीओ के लिए थी। उन्होंने भी बहुत लंबे चौड़े मतलब उनकी सुझाव थे सरकार के लिए। 2008 से अब 12 साल हो गए हैं, अब हमको एक और कमेटी की जरूरत पड़ रही है। मैं दो चीजें समझना चाहता हूं कि पहले किस तरह के ओवरहॉल की जरूरत है डीआरडीओ की इन 52 लैब्स को, और जो हमारा पहले से होमवर्क हो रखा है उसके ऊपर कितना अमल सरकारों ने किया है, जो अब एक और कमेटी बनाई जा रही है। निखिल, ये जो डीआरडीओ जो है, इट्स बेसिकली फोकसेस ऑन हाई टेक्नोलॉजी इन डिफेंस। वो सब जानते हैं उसके बारे में। शुरू से यही कोशिश रहा है कि डीआरडीओ से सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी के जो कार्य है, हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पे फोकस किया जाए, और ना कि ये लाइफ साइंसेस या जैसे कि जूसेस। ये एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है उनके खिलाफ कि वो जूसेस बनाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट बनाते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन डीआरडीओ को करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, जो कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी जो सबसे कटिंग एज डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी इसी पे फोकस किया। तो ये शुरू से एक क्रिटिसिज्म रहा है। रामाराव कमेटी जो 2007 में जो जिसने रिकमेंडेशंस पेश किए, ये एक तरह से उन्होंने उसको डाइल्यूट किया कि एक रिकमेंडेशन ले लिया और क्लस्टर्स के, मतलब उन्होंने 7 क्लस्टर्स बना दिए, एरोनॉटिक्स क्लस्टर, नेवल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, इस तरह के उन्होंने क्लस्टर्स बना दिए। लेकिन डीआरडीओ की फोकसिंग उन्होंने रीफोकस नहीं किया उसको। इस बार की जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे आपने प्रधानमंत्री की स्पीच को सुना होगा, केयरफुली फिक्की के जो मीटिंग में उन्होंने कहा कि हाई टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन की बात की है उन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि डीआरडीओ जो अभी के जो सारे टेक्नोलॉजीज है, आप इंडस्ट्री को पे छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को देख लीजिए, आप अगले नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज की बात करने लगे, जो 5 साल 10 साल के बाद आने लगी। उस तरह की कटिंग एज पे फोकस कीजिए। तो अगर आपने उस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लिया होगा कि उसमें आईआईटी के हेड है, आईएसआरओ के एक रिप्रेजेंटेटिव है, नेवी और एक एयरफोर्स के, नेवल लैब्स के एक रिप्रेजेंटेटिव और एयरफोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इससे साफ पता लगता है कि इनका फोकस किस एरिया में होगा। नेवल सिस्टम्स पे होगा, जो नेवी और एयरफोर्स के जो टेक्नोलॉजीज है, जो एकदम हाई टेक्नोलॉजी है और जिसपे डीआरडीओ को फोकस करने की जरूरत है। और ये जो बात चलती है कि हमेशा डीआरडीओ को डारपा से कंपेयर किया जाता है और कहते हैं कि आपको वैसा, ये अभी ये कहते हैं कि सिर्फ देखिए, डारपा में सिर्फ 20 या 30 लोग हैं जो सिर्फ बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो इंटीग्रेट करते हैं लोगों को, मतलब इंडस्ट्री से मिलाते हैं, टेक्नोलॉजीज खोजते हैं, ना कि बैठ के सारा टेक्नोलॉजी डेवलप करे। इट्स एक्चुअली फैसिलिटेटिंग एजेंसी। वेयरएज डीआरडीओ में 5000 साइंटिस्ट है, देखिए, लेकिन आपने डारपा के लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए। ये एक्चुअली एक अनजस्टिफाइड कंपैरिजन है, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मतलब हमसे 30 या 40 साल आगे है। ये कॉन्सेप्ट ही उनका है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उन्होंने शुरू किया, ये वर्ड का जन्म वहीं पे हुआ है। और वहां पे जो उनके जो लेबोरेटरीज है, प्रोडक्शन हाउसेज है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, शिव काफी वहां गए हैं, उनको ज्यादा मालूम है। बोइंग में गए हैं, उनके फैसिलिटीज जो है, इट्स दे आर इनॉर्मस। हमारी जो पूरी जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक कंपनी के अंदर भी नहीं आ पाएगी, इतनी बड़ी उनकी कंपनीज है। तो मुझे लगता है काफी टाइम तक डीआरडीओ को इसका बोझ संभालना पड़ेगा कि उनको ना कि, क्योंकि इंडियन प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट कम ऑफ एज, इंडियन पब्लिक सेक्टर ने भी इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए डिफेंस आर&डी में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो डीआरडीओ को ये भार संभालना पड़ेगा नेक्स्ट 5-10 years। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो
कमिटीज के गठन के एक दिन पहले डीआरडीओ ने एक लिस्ट निकाला था। हाँ, मैं उस पे आना चाहता था। 108 आइटम्स की जो लिस्ट, मैंने डीआरडीओ चीफ से भी बात किया इस पे, तो मैंने पूछा उनसे, पहला सवाल, उनको अभी अभी एक एक्सटेंशन मिला है 2 साल का। हाँ बिल्कुल, उसी दिन पे उन्होंने रिलीज किया। जी इट्स अ इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि दोनों चीफ एक सतीश साथ रेड्डी। हुए। जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी, उनका ये मानना है कि जो हमने 108 आइटम्स निकाले, जैसे लॉन्चर्स हो, यूएवीज हो, या वगैरह व्हीकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट कि हम इसे डेवलप नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक तरह से एक नेगेटिव लिस्ट है। डीआरडीओ ये टेक्नोलॉजीज नहीं डेवलप करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर को, उनको हम मदद करेंगे ये सारे चीजों को डेवलप करने में। तो इनका ये ऑलरेडी एक फोकस आ रहा है कि देखिए, हमें वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द हाई टेक्नोलॉजी, जो जैसे कि इंजन डेवलपमेंट हो, या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हो, या फिर एडवांस्ड मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, रेडार्स, नेटवर्क्स, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह के जो हाई एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये कमिटीज जो है, ये हमें एक्चुअली वी नो व्हाट दे आर गोइंग टू से, यही कहने वाले हैं जो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए कि इट्स ऑल अबाउट टर्फ एट द एंड ऑफ द डे, कि कोई ऐसा नहीं मानेगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को यही कि आपके सारे जो एक क्लस्टर ऑफ लाइफ साइंसेज आप बंद कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने साइंटिस्ट का क्या करोगे? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिफॉर्म टू हैपन दैट वे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये इस बार का जो रिफॉर्म है, बहुत अलग किस्म का एक रिफॉर्म है, क्योंकि इट इज बीइंग ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल थिंग। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। ये जनरल रावत की जो ऑफिस है, वो भी उसे पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार हमें कुछ कॉन्क्रीट दिखने को मिलेगा। इसी सुर्खी का दूसरा हिस्सा शिव हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पीएम ने एक सरप्राइज दे दिया कल सबको, वो वेबिनार में आए, उन्होंने एड्रेस भी किया, और उनका फोकस था कि एक तरह से उन्होंने वो करने की कोशिश की फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में। और हम अब इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं कि जो नेगेटिव लिस्ट है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन कौन सी कंपनी को आप इंडियन मैन्युफैक्चर कंसिडर करोगे, उसके ऊपर भी काफी काम चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फॉरेन वेंडर आकर के या फॉरेन मैन्युफैक्चरर आके यहाँ पे अपना प्लांट लगाता है और वो यहाँ इंडियन लॉ में और इंडियन बुक्स में रजिस्टर होता है, तो आप उसको इंडियन मैन्युफैक्चरर ही मानोगे। उस क्लैरिफिकेशन पे निखिल बहुत इंडियन कंपनीज बहुत नाराज हैं। स्पेशली जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्पेशली जो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि जो आप आत्मनिर्भरता के बारे में आप इतना बोलते हो, अगर आप एक फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी या इंडियन आर्म को इंडियन वेंडर के तौर पे देखोगे, तो मतलब क्या रहा नेगेटिव लिस्ट? तो मतलब प्लेइंग फील्ड का क्या रहा, क्या इंसेंटिव होगा सच्चे जो इंडियन वेंडर्स है उनके लिए इंसेंटिव क्या होगा, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है फिर? तो अभी काफी क्लैरिफिकेशन बाजी होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जैसे पहले भी हुआ है। और बहुत सारे ये जो कंपनीज हैं वो शायद कम्युनिकेट करेंगे एमओडी से थ्रू द इंडस्ट्रियल बॉडीज कि भैया ये एग्जैक्टली क्या चीज है, क्योंकि आपने तो इतना अच्छा सपना दिखाया पहले इंपोर्ट लिस्ट लगा के, उसके बाद खरीदेंगे, आपको ही पैसा देंगे, आप ही के साथ डेवलप करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ ने एक ये अच्छा लिस्ट दिया कि 108 आइटम्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये है, तो एक पर्सपेक्टिव ये है प्राइवेट सेक्टर का कि ये फॉरेन आर्म्स लॉबी का असर है। क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है ऑन इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल, तो शायद ये एक हो सकता है। या एक मिसकंसेप्शन है कि एग्जैक्टली क्लैरिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ कैसे देखोगे विज़ावी इंडियन कंपनीज, क्या कुछ डिफरेंस है। तो अभी वो चर्चा चल रहा है एमओडी के अंदर, कंपनीज और एमओडी के बीच में ये एक चर्चा चल रहा है। लेकिन मैं एक निखिल, अगर आप परमिशन दोगे तो मैं एक बार बोलना चाहता हूँ ऑन द डीआरडीओ इशू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक भाषण दिया था इस फिक्की कॉन्फ्रेंस में। बहुत अच्छा भाषण था, वेल इंटेंशन भाषण था।
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी बोला मैं सहमत हूं उससे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला है रखवाले पर निखिल, कि वर्ड्स आर फाइन, इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट पर हम इसको जज करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, इंडिजनाइजेशन, ये सब जो है ये पहले भी हुआ है, अलग अलग अवतारों में आया है, ये जो मकसद है जो आया है सामने, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ मंजिल पूरा नहीं हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। इंपोर्ट बैन बढ़िया है, 108 लिस्ट बढ़िया है, एनफोर्समेंट करना पड़ेगा कि कैसे ये होता है। डीआरडीओ का जो ये जो नया कमिटी जो बना है, जो एक्सटर्नल कमिटी है, जैसे संदीप बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि पी रामाराव कमेटी, वो कमिटी फॉर्म हुआ था 2007 में। मैं इंडियन एक्सप्रेस में था 2006 में, और उस टाइम में मैंने एक पूरा सीरीज किया था डीआरडीओ के ऊपर, उनके फेलिंग्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स और फेलिंग्स के ऊपर, और उस सीरीज के तुरंत बाद ये पी रामाराव कमेटी का रेजिंग हुआ था। तो हम तो पत्रकार थे, तो हम मानते हैं कि वो हमारा काम का इम्पैक्ट था कि एक कमेटी बन गया था, बहुत अच्छी लेकिन शायद वो एनीवे वो बन गया था, वो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास बहुत कम है, क्योंकि कि ये इस कमेटी का कोई असर होगा, और वो इसलिए है कि इस कमेटी के पहले पी रामाराव कमेटी था निखिल, उसके पहले विजय केलकर कमेटी था, उसके पहले 80s में एक और कमेटी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, वो भी एक था, जो डीआरडीओ को ओवरहॉल, रैशनलाइज, स्केल डाउन, फोकस, डी क्लस्टर, सब कुछ हुआ है, एड मॉडल्स फॉर प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ हुआ है। मैं संदीप से अग्री करूंगा कि इस बार ये एक ट्रूली एक्सटर्नल कमिटी है, जो लुकिंग टू रिमूव ओवरलैप्स, इसका एक फोकस एरिया पर देखेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि मेरा विश्वास बहुत कम है, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफी इनर्शिया है, जो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये परिवर्तन का दुश्मन है। ये मैंने बहुत सालों से देखा है, वो परिवर्तन से नफरत करता है। जैसे संदीप ने बताया, टर्फ्स हैं, यूनियंस हैं, सरकारी नौकरी है, हजारों के नौकरी हैं इसमें। अगर आप स्केल डाउन करोगे तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बहुत लोग अच्छे हैं। मेरा मानना है कि डार्पा मॉडल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक लेजर फोकस्ड 5 या 6 हाई टेक्नोलॉजीज अगर फोकस एरिया में आएंगे तभी ठीक होगा। अभी ये एक बहुत बड़ा जानवर बन गया है, और मेरा मानना है कि ये कभी, और एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, नहीं बदल सकता। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग टेक्स हैं आप दोनों के डीआरडीओ पे। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग नीति नियंता हैं वो भी देखें कि उनके बारे में किस तरह की बात होती है, किस तरह का फीडबैक आता है। खैर, अब हम अपने मुख्य हिस्से में चलना चाहते हैं रखवाले की। जो हमारी लीड स्टोरी है इस बार, सीडीएस बिपिन रावत, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, मीडिया का एक हिस्सा है जो कान लेकर के उड़ गया है। उन्होंने कहा है कि अब युद्ध की घोषणा होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जुमले का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मिलिट्री ऑप्शंस कहा है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है लद्दाख में चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है, तो भारत के पास में मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं, और मिलिट्री ऑप्शंस का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब ये बात एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे सारे दर्शकों की है कि आर्मीज और फोर्सेस और सारी एजेंसीज रखा ही इसलिए जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तब उनका इस्तेमाल हो। लेकिन संदीप, किस तरह की सिग्नलिंग है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। मैं एक थोड़ा सा एक हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग चाहता हूं कि क्या हिस्ट्री हमें क्या बताती है, कि क्या कभी इस तरह के थ्रेट्स ने कभी काम किया है किसी एक एक्चुअल टैक्टिकल सिचुएशन को अवॉइड करने में, जहां चेतावनी से बात बन गई हो और असल में कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी हो। निखिल, जो सीडीएस का जो कहना था, एक एक्चुअली इसके जो बहुत सारे मीनिंग्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो है कि
अगर आपने देखा हो, शुरू से चाइना के जो बारे में जब भी बातें चलती थी और सेना अध्यक्ष को पूछा जाता था, तो उनका जवाब हमेशा ये था कि देखिए, चाइना के बारे में हम तो वुहान स्पिरिट पे चलते हैं, या डिप्लोमेसी जीतेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप सेना अध्यक्ष होके अगर आप डिप्लोमेसी की बात करोगे तो मतलब कुछ मामला ठीक नहीं लगता है इसमें। तो एक तो है कि वो उस परसेप्शन को थोड़ा करेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि देखिए, जब आप टॉक्स तो चलते ही आ रहे हैं, लेकिन ये आप ये मत समझिए कि हम वीक हैं और हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री ऑप्शन भी है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है इसका। दूसरा जो है, अक्टूबर और नवंबर की बात चल रही है जो आने वाले हैं, और जैसे वो हमने पिछले एक एपिसोड में भी बात किया, वो एमओडी की जो लीक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एक प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ हो सकता है। प्रोलॉन्ग का मतलब है अक्टूबर नवंबर विंटर तक चल सकता है, विंटर भी पूरा हो सकता है। और ये जो अक्टूबर नवंबर की जो इंपॉर्टेंस ये है कि ये कैंपेन सीजन माना जाते हैं लद्दाख सेक्टर में। आपको याद होगा 1962 में जब चाइना ने इन्वेड किया था, तो ठीक अक्टूबर और नवंबर में ही उन्होंने चुना था, बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि वो पानी रिवर्स थोड़े कम होते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम टू अटैक। तो उसको एक तरह से फॉरेस्टॉल करने की बात कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत की। देखिए, मिलिट्री ऑप्शन भी है, आप हमें ये मत समझिए कि हम सिर्फ डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमेट्स तो डिप्लोमेसी की बात करेंगे, टॉक्स करेंगे, और मिलिट्री वाले मिलिट्री ऑप्शंस की बात करेंगे। तो एक तरह से एक गुड कॉप बैड कॉप की जो सिचुएशन है, उस तरह से माना जा सकता है। लेकिन काफी सारे लोगों ने, मैंने जो बात की है मिलिट्री विशेषज्ञों से, वो उनका ये कहना था कि उन्हें शायद ये नहीं कहना चाहिए था। अगर आपको कुछ कहना हो इस तरह से, अगर आपको कहना है कि मिलिट्री ऑप्शन है, इसका मतलब शायद इट इज पॉसिबली इट इज नॉट देयर, इसलिए आप कह रहे हो। इससे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आते हैं, लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है। मैंने इस तरह से दिमाग हमारा अभी तक काम नहीं किया गया था कि आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिल्कुल, लोग आपका यूनिफॉर्म तो आपको करना चाहिए, चुपचाप आप कर दीजिए जो भी आपको करना है। और काफी सारे ऑप्शंस भी हैं, शुरू से उनके पास हैं, 3-4 जो हैं, वो जो भी अगर टॉक्स फेल हो सकते हैं तो शायद इनके इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन लॉस ऑफ टेरिटरी जो है, इट्स अनटेनेबल। ये गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगी, क्योंकि ये हमेशा आपने सुना होगा हमारे सारे जो डायलॉग्स में, नॉट 1 इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी विल बी लॉस्ट। तो ये इंच की जब बात चलती है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार मतलब अट गई है अपने this thing. They have dug in and they are not going to allow China to occupy that space. So ये एक that is one of the reasons. ये मेरा मानना है। शिव, अगर सीडीएस की बात को थोड़ा हम स्ट्रेच करते हैं कि अगर हम अगर उसके मिलिट्री कंपोनेंट पे ही चले जाते हैं, जो भी उनका आर्गुमेंट है, अब उनके मन में तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने कहा वी हैव मिलिट्री ऑप्शन। क्या मिलिट्री ऑप्शंस हो सकते हैं, और थिएटर स्पेसिफिक किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? आप गए भी हैं, आपने देखा है सब सेक्टर नॉर्थ में क्या हालात हैं, किस किस तरह के उपाय हैं, भारत क्या क्या कर सकता है? लोग देखो, बहुत सारे मिलिट्री ऑप्शंस के हेडिंग के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस है, और संदीप ने इसके ऊपर लिखा भी है, निखिल। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखोगे, और मैं संदीप के ही स्टोरी से एक कोट करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे तरह से डिवाइड किया है कि अगर आप 4 ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, 4 ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप लद्दाख और बॉर्डर एरिया में अगर आप मिलिट्री ऑप्शंस के बारे में बात करोगे, तो ऑब्वियसली पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन टू इविक्ट द चाइनीज पोजीशंस। और इसका मतलब है कि मतलब एक सिंपल सा एक डायरेक्ट मिलिट्री ऑफेंसिव, एक हमला उन पोजीशंस पे जहां पे वो ऑक्यूपाई किए हैं, उनको भगाने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बहुत अनलाइकली ऑप्शन है, और 100% रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि इसका तो आप जान के जा सकते हो कि ये स्पाइरल हो जाएगा इनटू अ फुल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, इफ नॉट अ प्रॉपर वॉर। तो ये एक बहुत बहुत अनलाइकली ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन तो है ही, अगर आप ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हो। ऑप्शन 2, एक्चुअली ऑप्शन 2 और 3, ये एक ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन है, और ये एक्चुअली बहुत क्लोजली स्टडी होकर आ रहा है फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स, निखिल, कि एक क्विड प्रो क्वो सिचुएशन बनाए आइदर लद्दाख में या कुछ और कहीं और।
अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में या सेंट्रल सेक्टर में, उत्तराखंड में, अगर या लद्दाख में भी आप कर सकते हो, जैसे 2013 में इंडिया ने डेमचौक में किया था। इसका मतलब काफी सिंपल है, मैं बताऊंगा कि जैसे चाइना ने थोड़ा अंदर आके ऑक्यूपाई हम भी जाके बैठ सकते हैं कुछ और सेक्टर्स में या लद्दाख में, बाहर में, जहां पे इंडियन आर्मी का कुछ एडवांटेज है, पोजिशनल एडवांटेज या नंबर्स एडवांटेज जो भी है, जो जहां पे हमारा एरिया डोमिनेशन है, हम जाके सिमिलरली वहां पे बैठ जाएं उनके इलाके पर, और उसके बाद वो हमारे इलाके पर, हम उनके इलाके पर, और एक क्विड प्रो को हो सकता है। तब बातचीत होगी कि भैया तुम भी हट जाओ, हम भी हट जाएंगे, और स्टेटस क्वो एंटे अचीव हो जाएगा। तो ये एक दूसरा पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि जैसे संदीप ने लिखा भी है, स्पेशल फोर्सेस एक्शन, कोवर्ट एक्शन। अगर आप जिनको डिनाई कर सकते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक्स बोल सकते हो, क्रॉस बॉर्डर रेड्स बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। अगर स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करोगे या कुछ और वेपनरी का इस्तेमाल करोगे, जहां पे आप कोवर्टली बिहाइंड एनिमी लाइंस जाके कुछ सैबोटाज ऑपरेशंस करोगे या सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करोगे, बेसिकली उनका जो युद्ध का मशीनरी जो है उसको डिसरप्ट करने के लिए, उसको डीरेल करने के लिए अगर आप कुछ कोवर्ट एक्शंस करोगे, तो शायद वो एक उसका असर होगा ऑन द ओवरऑल सिचुएशन इन लद्दाख, और शायद जो सिचुएशन है वो डीएस्केलेट हो जाएगा उसके वजह से। तो ये कुछ मिलिट्री ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स अगर आप मिलिट्री ऑप्शन देखोगे तो एयरफोर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। नेवल पावर के बारे में हमने बात की है पिछले एपिसोड में, निखिल। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ संदीप से कि जो बहुत सारे माइंड गेम्स हैं चाइना के साथ। आपको पता है कि माइंड गेम्स, बहुत सारा साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, बहुत मसल फ्लेक्सिंग होता है, एक मजबूती को प्रोजेक्ट करना, ये भी एक बहुत होता है। वर्ड वॉर जो होता है न्यूज़पेपर्स से, मिलिट्री लीडर्स से, ये सब। लेकिन अभी तक एक बहुत सीरियस डेडलॉक बन गया है वहां पे लद्दाख में। बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए हैं और कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ है ग्राउंड पे। मेरा इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वीक शायद एक और राउंड होगा लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में। लेकिन जैसे हमने देखा है कि ये जो लंबे जो मीटिंग राउंड्स जो होते हैं और उसके बाद कुछ होता भी नहीं है, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये समय लेने वाली चीज है। संदीप, आपके पास आना चाहते हैं। हमारे दो सवाल हैं। एक सवाल तो उस एक थ्योरी को लेके जिसको लेकर के काफी लोगों ने बात की है, गोइंग फॉर द जगलर। उन्होंने कहा है कि इंडियन ओशन रीजन किसका बैकयार्ड है? हमारा है। आपके पास में मैरिटाइम फोर्सेस हैं, आप जाकर के चाइना को वहां हिट करो जो उनका ट्रेड है। एक ये चीज सुझाई गई है। तो इस ऑप्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कितना फीजिबल है, कितना रियलिस्टिक है, या ओवर एंथुसियास्टिक या ओवर एडवेंचरस है? वन। और दूसरा ये कि चाइना की इमेज एक ऐसी है, वो एक हमारे रीजन में एक बुली है, उसको आप क्या सोचते हो, आप क्या बताते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इवन वो ग्लोबल ओपिनियन की भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सीडीएस ने जो कहा है वो बीजिंग को सुनाई गया होगा या नहीं गया होगा, या उन्होंने सुन के अनसुना तो नहीं कर दिया होगा? निखिल, जरूर उन्होंने सुन लिया होगा जो सीडीएस ने कहा, लेकिन जैसे अब नेवल ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है दिस इज पॉसिबल एट दिस स्टेज, क्योंकि इट्स नॉट एज इजी एज इट्स मेड आउट टू बी। उसके बहुत सारे लोग लंबे एक्टिकल्स लिख रहे हैं एक्चुअली, और खूब बात हो रही है, इसलिए मेरा था कि एक बार मैं पूछूंगा रखवाले। जी, मैंने एक्चुअली देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस पे, अगर कोई इस पे ज्यादा जानना चाहते हैं तो एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे, जो फॉर्मर हेड ऑफ नेवल इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस थे, तो उन्होंने एक लिखा है ऑस्ट्रेलिया में एक लोई इंस्टीट्यूट में, ठीक इसी बारे में कि क्या हमारे ऑप्शंस हैं नेवल एरिया में। वो हम लोग रखवाले के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्यूअर्स के लिए देने वाले हैं। वो एक क्लिकेबल लिंक होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया आर्टिकल है बाय द वे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते हैं जितने से हम बात करते हैं कि मलाका का स्ट्रेट है, हमने जाके ब्लॉक कर दिया और चाइना मतलब हार मान जाएगी। ये पहले भी बहुत सारा डिबेट हो चुके हैं सरकार में भी, खास करके पिछली जो डिबेट हुई इस पे 7 साल पहले आर्मी और नेवी के बीच में हुआ, सिर्फ ठीक इसी बात पर कि
आर्मी का कहना था कि हमें माउंटेन स्ट्राइक कोर चाहिए, क्योंकि अगर देपसांग टाइप का इंकर्जन हो जाए, हमें एक रिजर्व फोर्स, एक रिजर्व पंच मारने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें स्ट्राइक कोर की जरूरत पड़ेगी। तो नेवी ने कहा नहीं, हम तो कर देंगे, मलाका स्ट्रेट्स बंद कर देंगे, आप क्या बात कर रहे हो, आप लद्दाख में क्या करोगे आप। तो वहां पर आर्मी ने उसको एक्चुअली एक पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया था कि उन्होंने कहा जब तक कि आपकी शिप्स वहां पहुंच जाएंगे मलाका स्ट्रेट्स में, जंग खत्म हो जाएगी। ये भी, आई मीन, इट्स नॉट जीरो सम गेम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अच्छा संदीप, एक और चीज आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, जो व्यूअर्स नहीं समझते हैं उनके लिए, जो हमारी इंडियन ओशन में पोजीशंस हैं इंडियन नेवी की, वहां से मलाका स्ट्रेट जाने में कितने दिन लगते हैं संदीप? जहां से अगर आप शिप्स, जो हमारे शिप सेल करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट से और मुंबई से और मलाका स्ट्रेट्स की तरफ जाएंगे, लगभग 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे उनको। सुनिए, तो 5-6 दिन, जितने में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो होके खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो दैट इज वन थिंग, इट इज वेरी टाइम सेंसिटिव। तो और इनका ये इट्स एक्चुअली, मैंने आई हैव स्पोकन टू सबमरीन कमांडर्स जो ऑपरेट किया है वहां पर, नेवल स्ट्रेटेजिस्ट जो है, और ये एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे की जो पेपर है, दे सेइंग इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना आसान नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरह आपने एक ब्लॉकेड कर दिया और मतलब चाइना हार मान जाएगी, उसके सारे एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देगी आपको। ये एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, एंड देयर विल बी अदर कंट्रीज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मे बी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, international, it's an international waters that you're doing this kind of thing, so it is not as easy as it is made out to be. There are other options, जैसे vessel boarding, search and seizure की बात चलती है, then harassment of vessels, but none of these options जो भी आप कर सकते हो, none of them can actually convince China to reduce the conflict या terminate the conflict. On the other hand, it might actually escalate the conflict. ये भी हो सकता है। तो it's not as easy as it's made out to be. तो काफी complicated issue है। तो संदीप, अगर वापस जाते हैं टू थिएटर जहाँ पे चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख, तो क्या वहां पे हमारे पास जो शिव आप जो ऑप्शंस बता रहे थे भाई, उन्हीं में आप अग्री करते हैं, या आप कोई ऐड करना चाहते हैं कि वहां पे और भी कोई चीज हो सकती है? निखिल, जैसे शिव ने कहा, यही सारे 4-5 ही ऑप्शंस हैं, और मुझे लगता है जो क्विड प्रो को है, पहले भी उन्होंने ट्राई किया 2013 में, उसी तरह का एक ऑप्शन वो इस बार भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्विड प्रो को शायद उसी सेक्टर में करेंगे, या फिर दूसरे सेक्टर में, जैसे 3 सेक्टर है इंडिया चाइना में, दूसरे सेक्टर में कर सकते हैं जहां पे हमारे एडवांटेजेस हैं। और इसके सभी ऑप्शंस में एक रिस्क ऑफ एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज इन एवरी ऑप्शन। ठीक इसी वजह से, क्योंकि चाइना ने इस बार पहली बार उन्होंने ये इंकर्जन्स करने से पहले उन्होंने प्री पोजिशन किया अपने सारे डिविजन्स को, वहां होतान एरिया से लाके 2 डिवीजन उन्हें पीछे खड़ा करके, बिल्कुल एक चेस की तरह। मैं एक्चुअली शिव के शो पे यही बात कर रहा था कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ लद्दाख में, एक हाई ऑल्टीट्यूड चेस गेम की तरह है। एक बिसात उन्होंने लगा दिया है वहां पर। पहले उनके सारे जो आगे थे फॉर्मेशन, वजीर और हाथी और वगैरह सब आगे पीछे, और फिर उन्होंने सोल्जर्स को आगे कर दिया। तो एक 2 स्टेज प्लान की तरह उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और अगर हम उस फर्स्ट स्टेज को टेक ऑन करेंगे तो फिर वो दूसरे वाले प्लेयर्स आ जाएंगे मैदान में। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर जो ऑप्शन करेंगे, हमें एक्चुअली जो भी करना चाहिए था, वी शुड हैव डन इट वे बैक देन, जैसे मई या जून में ही जो भी करना था, एविक्शन या जो भी। अब हो गए 3 महीने, 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। इट इज, यू डोंट हैव दैट कैसस बेली जो कहते हैं, सो प्रोवोकेशन की जो कोई इमीडिएट बात नहीं है कि आप सडनली जाके एक मिलिट्री एविक्शन कर सकते हो। तो वो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। आई एम श्योर दे आर वर्किंग इट आउट। ठीक है, इसी के साथ हमारा इस बात का रखवाले अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। अपने हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके आप जवाब दीजिएगा। शिव, पहला सवाल हम प्रांजुल मिश्रा का लेना चाहते हैं। प्रांजुल ने पूछा है कि इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम चल रहा है और हम S-400 ले भी रहे हैं ट्रायम्फ, जिनकी डिलीवरी अभी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में भी। इन सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है, और अगर हम अपना बना रहे थे तो फिर हमने रशिया से क्यों लिया? ओके, हाँ, देखो निखिल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक नेटवर्क्ड डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक
या क्रूज मिसाइल को मार गिराएं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर एरिया को एक थोड़ा एक शील्ड की तरह होता है, तो वो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट एंटी एयर सिस्टम है, ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। रशियंस तो बोलते हैं कि इसका एक लिमिटेड एंटी क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी भी है, लेकिन ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एयर डिफेंस अलग अलग चीजें हैं। S-400 एक एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक मल्टी टियर्ड सिस्टम भी है। जैसे इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम जो है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है, इंडो एटमॉस्फेरिक, एक्सो एटमॉस्फेरिक, बहुत सारे लेयर्स है इसके। तो एक डिस्टिंक्शन है। और इंडिया का कोई इसमें चॉइस नहीं था, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो टियर्स, मल्टी लेयर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जो सिस्टम इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो सिर्फ आप खुद कर सकते हो, कोई आपको ये देगा नहीं, इंटीग्रेटेड फुल सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा। यूएस ने कुछ एलिमेंट्स ऑफर किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, का वो कह रहे हैं नेसैम्स भी एक एक्चुअली एक एंटी एयर सिस्टम है, लेकिन एक पैकेज बना के एक सिटी प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए। वो एक डील हो सकता है, लेकिन पेट्रियट सिस्टम जो है, द थर्ड सिस्टम जो है, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं मिसाइल डिफेंस में, वो तो कभी कभी ऑफर किए हुए हैं इंडिया को फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन एक वो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं देंगे। पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें मल्टी लेयर्ड मिसाइल्स, जिसमें अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो नहीं है। और इसलिए ये आई थिंक 10-15 साल पहले इंडिया ने एक निर्णय लिया था कि देखो, हमारा मिसाइल प्रोग्राम काफी ठीक ठाक है, कंपेरेबल है विद अदर कंट्रीज, और इसलिए हमको ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए और हम खुद बनाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। और ये भी एक अच्छी बात है निखिल कि इंडियन एयरफोर्स ने एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है टू द BMD सिस्टम। उन्होंने बोला है कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम लेते हैं बाहर से in order to integrate into our air defense network, इंडियन एयरफोर्स का, और हमने बात भी की है इस पर कि इंडियन एयरफोर्स काफी आत्मनिर्भरता के कैंपेन को सीरियसली ले रहे हैं अभी, तेजस को लेके, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। तो BMD सिस्टम जो है DRDO का, उसको भी काफी शाबाशी दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, और वो काफी इन्वॉल्व भी हैं उसका डेवलपमेंट में अभी। ठीक है, अगला सवाल प्रकाश नामजोशी का है। संदीप, आपके लिए तो मतलब आप कीजिएगा रिएक्ट, थोड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अंडमान को सेव करने के लिए बंगाल की खाड़ी में कृत्रिम द्वीप बनाए, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, तो क्या लाभदायक होगा? अंडमान के आसपास द्वीप भी फौज के हवाले करने चाहिए, वहां पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए। अंडमान को लेकर के भले ना हो, क्योंकि अंडमान तो है ही, नेचुरल आइलैंड है ही, लेकिन ये मेरे ख्याल उनके दिमाग में सवाल साउथ चाइना सी से प्रेरणा लेके वो पूछ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है एक तरह से। क्या संदीप इसकी जरूरत है हमें, और अगर है तो कहाँ, और क्या इस दिशा में कुछ हो रहा है? बिल्कुल जरूरत है निखिल। जो चाइना कर रही है साउथ चाइना सी में, वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रही है। हमारे यहाँ बने बनाए हुआ सारा कुछ आइलैंड्स हैं, 70 साल से हमारे पास है, हमने कुछ नहीं किया वहां पर। बहुत बातें की हैं, जैसे शिव कह रहे थे पहले DRDO के बारे में, जितनी सारी कमिटीज बनी थी आज तक, इतने सारे रिकमेंडेशंस भी आए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी लेके। फोर्ट्रा एंड फोर्ट्रेस कमांड बनाइए, फिर एक ट्राई सर्विसेज कमांड बनाने की बात कर रहे वहां पे हमने, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। बहुत कम ये फोर्सेस वहां तैनात है। एक जमाने में 20 साल पहले वो फार ईस्टर्न कमांड बनाने की बात कर रहे थे कि इंडिया जब आसियान की तरफ मुड़ेगी या हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक तरह से एक बहुत ही अहम बेस हो सकता है।
अंडमान, पोर्ट ब्लेयर वगैरह, लेकिन आज तक हमने कुछ किया नहीं यहाँ पर। एक ही एयर स्ट्रिप है वहां पर जिससे फाइटर एयरप्लेन्स ऑपरेट करते थे, लेकिन वो सुनामी में बह गया। परमानेंटली डिप्लॉयड नहीं है वहां पे हमारे। बिल्कुल, दे आर नॉट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ओवर देयर। लेकिन बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो उनका मानना है कि वहां पर हमें एक एयर स्ट्रिप नहीं, 2, 3, 4 एयर स्ट्रिप्स ऐसे क्रिएट करने तैयार रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग करने के बजाय आप अंडमान निकोबार को ही 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं और उससे मतलब वहां पे पूरी जो है आप सी डोमिनेट कर सकते हैं वहां पर। वेदर इट इज ऑफेंसिव और डिफेंसिव, आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स को यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल मलाका स्ट्रेट्स के बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ मैं बात कर रहा था किसी से, वो कह रहे थे कि उनके ब्रह्मोस मिसाइल की जो ट्रायल्स हुए वो they have actually tried to attack ships in the Malacca Straits, जो बात कर रहे थे ब्लॉकेड की वजह, they can very easily do it from there। अगर कोई युद्ध की स्थिति आ जाए या किसी वॉरशिप को टारगेट करने की बात करें, आप वहां से टारगेट कर सकते हैं। बट ये सारी जो चीजें they have not been formalized yet। it's still it's still in the process, it's in the thinking stage, paper plans हैं, और वो ये जो फैसिलिटीज बनाने की बात करते हैं बहुत साल लगते हैं इसमें, बिकॉज वहां पे कुछ है नहीं अंडमान में, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, यार आइलैंड सब आपको मेनलैंड से लाना पड़ेगा, राइट फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, स्टील, सीमेंट, बहुत टाइम लगेगा इसे, और ये हमें एक्चुअली बहुत पहले सोचना चाहिए था और वी शुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट। जिस तरह से चाइना ने किया है साउथ चाइना सी में पहले बात कर रहा था उसी को, वी शुड हैव डन दिस इयर्स अगो। लेकिन अब भी वक्त है हमारे पास। लद्दाख जैसे हमें कोई वेकअप कॉल नहीं मिला है इंडियन ओशन रीजन में, खासकर अंडमान को लेके, अभी भी वक्त है। हम वी शुड एक्चुअली गो राइट अहेड एंड स्टार्ट डेवलपिंग अंडमान। दोनों आप ड्यूअल यूज तरह से आप एक पोर्ट भी बना सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 15 अगस्त के स्पीच में कि वो वहां पे एक पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पॉइंट डेवलप करने की बात कर रहे थे 10,000 करोड़ के लिए। तो दे शुड डू दिस वेरी क्विकली। और आपकी बात सुन के तो मतलब देश का बाद में वेकअप होगा, मेरा पहले हो गया। मैं भी यही सोच रहा था कि वो सैकड़ों द्वीप हैं और वो अनपॉपुलेटेड हैं, तो आपको महीनों बाद पता चलेगा वहां पे क्या हो गया है, क्योंकि पूरे टाइम तो आप उनको गार्ड नहीं करते रहते हो। साल में 1 या 2 पेट्रोल जाते हैं, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टाइप के होते हैं, वो भेड़ और बकरियां गिनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और शिव, आप दोनों का आपने वक्त दिया, बहुत बढ़िया आज का ये शूट रहा है। और बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो रखवाले देखते हैं, पसंद करते हैं। अपने सवाल पूछते रहिए, आपके लिए इसी तरह के दिलचस्प सवाल, दिलचस्प जवाब हम लेकर के आते रहेंगे, जिससे हम भी सीखते हैं, आप भी सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया।